हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आप सभी लोगों को शुभ मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के बारे में पढ़ाने के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक चर वाले रैखिक समीकरण की चर्चा किया था। अब मैं आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में बताऊंगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और उनको कैसे हल किया जाता है, उनका कैसे आलेख खींचा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं हम लोग कि हमारा जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है वास्तव में वो होता कैसा है। आपको बताया गया था कि एक चर वाला रैखिक समीकरण ऐसा होता है जिसमें केवल एक ही चर होता है और उस चर का एक अद्वितीय मान होता है। आज हम लोग पढ़ने जो जा रहे हैं वह है दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण। दोस्तों, ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है ऐसा रैखिक समीकरण होता है जिसमें एक चर नहीं, चर का तात्पर्य आपको बताया गया है कि चर का मतलब अक्षर होता है। यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, यानी ऐसा समीकरण जिसमें दो चर आते हैं, उन चरों को या उन दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हम प्रायः दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसका जो रूप होता है वह ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का आकार का होता है। यह एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यह एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब आप विचार करें कि इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण क्यों कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जानकारी समझनी है कि यहाँ का मतलब जहाँ, यानी ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है। लेकिन हमने आपको बताया कि दो चर वाला रैखिक समीकरण वह कहलाता है जिसमें दो चर आते हों। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें जो ax by प्लस c इक्वल टू जो 0 मैंने लिखा हूँ, इसमें सारे हमको अक्षर जो हैं चर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर इस तरीके का केवल दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप होता है। लेकिन वास्तविकता क्या होती है? वास्तविकता होती है कि यहाँ पर दो चर केवल x और y को ही माना जाता है। अब बकिया जो बचे हुए ये गुणांक हैं x और y के, यानी a, b तथा c, यह प्रायः वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें दो चरों की चर्चा किया गया है x और y की। और इसमें जो a, b और c आपको दिखाई दे रहे हैं ये भले ही चर हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आपको बताया कि यह a, b, c जो है इस समीकरण के लिए चर नहीं माने जाते हैं, बल्कि उन्हें क्या माना जाता है, वास्तविक संख्या मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी तरीके से एक पॉइंट अगर आपके सामने आ जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। दोस्तों, ये वाली टॉपिक देखें। आपने दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। इस युग्म का अर्थ होता है दोस्तों जोड़ा। जोड़ा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मानना है कि दो, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का तो रूप ये होता है
लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपको ये समझना है कि युग्म का तात्पर्य होता है कि दो यानी दो चर में लिखे हुए ऐसे समीकरण हो जिसमें दोनों चर जो हैं समान आए हों। जैसे अगर इसको आप इस तरीके से अगर शो करते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो यह जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। क्यों? क्योंकि इन दोनों समीकरणों में समान चर आया है। पहली बात कि इन दोनों समीकरणों में हमको समान चर दिखाई दे रहा है। समान चर का मतलब इसमें भी x y है और इसमें भी x और y है। तो इसका मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं? तो इसकी परिभाषा दोस्तों यही हुई कि दो समान चर, इसकी डिफिनेशन आप कर सकते हैं कि दो समान चर x तथा y के रूप में रैखिक या के रूप में दो रैखिक समीकरणों को रैखिक समीकरणों का युग्म कहा जाता है। युग्म कहा जाता है। देखिए इसकी डेफिनेशन हुई कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है। बोला गया है कि दो समान चर के रूप में दो रैखिक समीकरणों को रैखिक समीकरणों का युग्म कहा जाता है। यानी इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि जो मैंने इसमें ये चीज लिखा है, तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, तो इसमें कन्फर्म है कि चर क्या आया है? x आया है। और इसमें इस समीकरण में जो वास्तविक संख्याएं हैं आपको पता है कि वह a1 b1 और क्या है? c1 है। ये पहले समीकरण के लिए है। दूसरा समीकरण आप लिखते हैं तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसमें भी आया हुआ जो हमारा चर है x y है। और ये इस समीकरण में जो वास्तविक संख्याएं आपको दिख रही हैं वह a2 b2 और क्या है? c2 है। तो दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है वह इसी आकार का होता है। यानी दोनों समीकरणों में समान चर होना चाहिए। अगर आपसे कोई कह देगा कि यह 5x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2a प्लस 5y ऋण 6 इक्वल टू 0, क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक चर x है और इसमें चर y है। यानी समीकरण नंबर 1 में आया हुआ चर x और y है, और समीकरण नंबर 2 में हम देख रहे हैं तो इसमें हमें चर के रूप में a और y नजर आ रहा है। यानी दोनों समीकरणों में ये जो चर हैं वो समान नहीं है, और जब समान नहीं है तो इसलिए यह दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको एक चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के बारे में जानकारी दिया। अब चलते हैं दोस्तों आगे के स्टेप में। अगर इस प्रश्नावली से अगर कक्षा जो 10 के छात्र हैं उनके लिए यह चैप्टर जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस चैप्टर को मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा ताकि इस चैप्टर से अगर कोई प्रश्न आपके सामने आए तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपके सामने ना हो। तो चलते हैं दोस्तों, अब इस दो चर वाले रैखिक समीकरणों से आगे का स्टेप लेते हैं। जैसे कह दिया जाएगा कि दो चर
वाले रैखिक समीकरण के लिए आलेख है। दोस्तों, कभी कभी आपसे इस तरीके के प्रश्न भी किए जा सकते हैं कि दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है और उस रैखिक समीकरण के लिए आप कोई आलेख क्या करें, खींचे। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको कुछ सोचना नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई समीकरण ले सकते हैं और उसके अनुसार आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे मैं एक समीकरण आपके सामने ले रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कह दिया जाएगा कि 3x + y - 5 = 0 के लिए आलेख खींचो। ये आपके लिए एक क्वेश्चन बना है। आपको एक दो चर वाला रैखिक समीकरण दे दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि इस रैखिक समीकरण के लिए आलेख क्या करना है, खींचना है। तो इस रैखिक समीकरण के लिए हम आलेख कैसे खींचते हैं, किस तरीके से खींचते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर बात समझनी है कि आलेख क्या होता है। आलेख का अर्थ होता है कि कोई भी रैखिक समीकरण अगर होता है तो उस रैखिक समीकरण को हम कार्तीय तल में किस तरीके से शो करते हैं, उसे किस तरीके से दिखाया जा सकता है, किस तरीके से उसे प्रकट किया जा सकता है। तो आलेख का तात्पर्य मुख्य रूप से होता है कि जो रैखिक समीकरण दिया होता है उसको ग्राफ पे शो कर देना, ग्राफ पे प्रकट कर देना। और सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि दो चर वाला जब रैखिक समीकरण होगा तो अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए अगर आप आलेख अगर खींचते हैं तो आपको कन्फर्म होना है कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उस समीकरण के लिए अगर हम आलेख खींचते हैं तो सदैव हमें उस समीकरण के लिए एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अगर आपको विश्वास नहीं तो इस चीज को इस उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है दोस्तों कि हमारा रैखिक समीकरण जो दिया गया है, रैखिक समीकरण वह हमारा है 3x + y - 5 = 0। अब आप करेंगे क्या कि इसमें से किसी एक चर का मान दूसरे चर के पद में आप निकाल लें। जैसे अगर हम y का मान निकालना सोचते हैं तो करेंगे क्या, इन संख्याओं को जो बचे हुए पद हैं उधर पक्षांतर करना होगा। ये -5 है, उधर जाएगा तो +5, ये 3x है, जब उधर जाएगा तो -3x हो जाएगा। इस तरीके से आपको एक समीकरण मिल गया। समीकरण 1 से y = 5 ऋण 3x। अब ऐसा करने के बाद समीकरण के लिए सारणी बनाएंगे, यानी समीकरण के लिए सारणी। उसके बाद आप करेंगे क्या दोस्तों, ये जो आपने समीकरण 1 से चर x का वैल्यू जो है, y का वैल्यू x के पद में निकाला है, इसके लिए एक सारणी बना लेंगे। और उस सारणी में आपको करना क्या होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। जब हम किसी भी रैखिक समीकरण के लिए जब हम उस समीकरण से किसी एक चर का मान अगर निकाल लेते हैं दूसरे चर के रूप में, तो अब हम अपनी इच्छा अनुसार अपने मन से उस समीकरण में, यानी इस समीकरण में x का कोई मान रखते हुए चले जाएंगे। चलिए इसको हल करते हैं। अगर इस समीकरण में अगर आप x के स्थान पे अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पर x का मान जो होता है 1 है। अगर 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 हुआ और 5, यानी जब 5 में से 3 घट जाएगा दोस्तों तो आपका क्या बचेगा, 2। अगर यहाँ पे x के स्थान पर अगर आप 2 रख देते हो,
x बराबर 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 6 यानी -6 + 5 यानी बचेगा क्या -1। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें x के स्थान पर अगर ऋण 1 रख देते हैं तो इसमें जब गुणा करेंगे तो ये ऋण 3 और ऋण 1 का मल्टीप्लाई +3 बनेगा और 5 3 क्या हो जाएगा 8। इसी तरीके से दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि किसी भी समीकरण के लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए आलेख खींचने को के लिए जब आपको होगा तो इसी तरीके से उस समीकरण के लिए 2 4 बिंदु प्राप्त कर रहे थे। ये बिंदु हैं क्या दोस्तों, ये बिंदु जो देखिए एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता था, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण का आप समझते हैं ना, जैसे कह दिया जाएगा कि 5x ऋण 15 बराबर 2x, तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है और कन्फर्म है कि इसमें जो x का मान आता है ओनली 1 यानी केवल एक ही कोई मान प्राप्त होगा x के लिए। लेकिन ये 2 चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है दोस्तों, उस समीकरण के लिए केवल एक अद्वितीय हल नहीं बल्कि x और y के जो मान हैं कुछ समीकरणों के लिए एक हल होगा, किसी के लिए अनंत अनेक हल हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि ये जो भी बिंदु आपने प्राप्त किया है यह अभिष्ट समीकरण के लिए एक हल होता है, एक हल। अगर विश्वास नहीं है तो इसको करके भी आपको दिखलाते हैं। जैसे हमने एक बिंदु प्राप्त किया है A, जिसका निर्देशांक हमें मिला 1 2। एक मतलब इसके कहने का आशा है कि ये जो बिंदु है वह बिंदु का यह जो x और y का वैल्यू है वह इस समीकरण के लिए एक हल होगा। अगर नहीं है तो इसको हल करके दिखा दे। देखिए जैसे 3x + y - 5 = 0। अब ये जो हमारा मान है, अगर इस पक्ष में अगर हम x और y का वैल्यू रखेंगे तो हमारा रिजल्ट शून्य आना चाहिए। रख कर देखिए 3 × 1 अब प्लस y का मान 2 - 5, ये हो जाएगा 3 + 2 - 5, 5 - 5 आपस में कट गए, इक्वल टू कितना हुआ दोस्तों 0। इसी तरह कुछ भी आप करेंगे, जैसे ये भी दूसरा अगर बिंदु है, ये भी इस समीकरण के लिए एक हल होगा। अगर इसमें भी, इस समीकरण में भी अगर x के स्थान पे 2 रख दें और y के स्थान पे ऋण 1 रख दें तो अंत में आपको रिजल्ट शून्य ही आएगा। जैसे करके देखें, जैसे दूसरा बिंदु हमारा B है, इसका निर्देशांक हमको मिला है 2 और ऋण 1, ये हो जाएगा 3x + y - 5 = 0। तो इस स्थान पे आप इसका मान रखें 3 × 2 ऋण 1 और ऋण 5 = 0। तो देखिए 3 दूना के 6 हुआ और ऋण 5 1 और 6 = 0, यानी इधर भी 0 और इधर भी 0। तो बात समझ में आई दोस्तों। अब क्या करते हैं, उस समीकरण के लिए जब आप सारणी बना लेते हैं तो सारणी बनाने के बाद आपको आलेख की जरूरत पड़ती है। तो चूंकि दोस्तों मेरे पास ग्राफ की कापी नहीं है, इसलिए मैं इस व्हाइट बोर्ड की मदद से ही इस चीज़ को आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब क्या करते हैं कि ये हमारे अक्ष बनते हैं, यह x अक्ष, यह y अक्ष, यह x डैश अक्ष और इसको y डैश अक्ष। और यहाँ पे ये जो चीज़ होता है ये हमारा मूल बिंदु होता है। किसी भी दूरी को यहीं से हम इन अक्षों पर नापते हैं। यह x का मतलब ये जो चीज़ आपने रखा है इसकी बात कही जा रही है, और y का मतलब ये, अगर निर्देशांक में पहुंचते हैं तो इसको प्रायः भुज के नाम से जाना जाता है और इसको कोटि के नाम से जाना जाता है। अब क्या करेंगे कि हम इन अक्षों पर समान रेखाएं यानी समान दूरी पर रेखाएं करते हैं, खींच लेते हैं। ये जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर करते हैं इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से दोस्तों आपने ग्राफ के लिए एक मानक रूप में ग्राफ की कॉपी यहाँ पे हमने व्हाइट बोर्ड पे बना दिया। देखिए अब हमको इस बिंदु A को दर्शाना है, यानी ये जो हमारे पास 3 बिंदु आए हैं दोस्तों, A बराबर 1 2, B बराबर
2 ऋण 1 और c बराबर ऋण 1 और 8। इन तीनों बिंदुओं को हम इस पे दर्शाएं। तो पहला बिंदु जो 1 2 है दोस्तों, इसमें भुज और कोटि दोनों प्लस एक कन्फर्म है कि ये प्रथम चतुर्थांश होगा। x का मान 1 और y का मान 2, हमने इस बिंदु को दर्शा दिया। इसका नाम a है, जिसका निर्देशांक 1 और 2 हो गया, 1 2। दूसरा बिंदु हमारा है 2 और -1, कन्फर्म है कि ये चतुर्थांश में जाएगा। इस कंडीशन में x का मान 2 1 और 2 और y का मान 1। इन बिंदु आपका ये हो गया, आपने बिंदु यहाँ पर दर्शाया। ये b हो जाएगा, जिसका निर्देशांक 2 और -1 हुआ। तीसरा बिंदु जो हमारा 1 है, अरे c बिंदु जो है वो उसका निर्देशांक ऋण 1 और 8 है। ये बिंदु दोस्तों इस समीकरण में जाएगा, अरे इस चतुर्थांश में जाएगा। x का मान ऋण 1 और y का मान 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपने यहाँ पर बिंदु को दर्शा दिया। यह बिंदु आपका C हुआ, जिसका निर्देशांक आपका ऋण 1 और 8 हुआ। उस कंडीशन में इन तीनों बिंदुओं को दर्शाने के बाद आप करेंगे क्या कि इंची उठाएंगे और इस तीनों बिंदुओं को आप आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। जब ये आपस में आप मिलाएंगे तो ये तीनों बिंदुओं को मिलाने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। सपोज दैट कि यह रेखा हमारी MN हुई, तो यही जो हमारा रेखा जो है MN है, वह समीकरण क्या 3x + y - 5 0 के लिए आलेख है। क्या यह जो हमारी रेखा MN है, इस समीकरण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। दोस्तों हमने इस समीकरण के लिए यहाँ केवल 3 ही मान निकाले हैं, लेकिन आपकी इच्छा होगी कि इसके और अधिक मान निकाल सकते हैं। यानी कोई भी रेखा होती है, यानी कोई भी समीकरण होगा, अगर उस समीकरण के लिए अगर आपने कोई रेखा खींचा है तो उस रेखा पर केवल 1 2 3 ही बिंदु नहीं, बल्कि इन्फिनिट अनंत बिंदु क्या हो सकते हैं, स्थित हो सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो की समाप्ति करता हूं। दोस्तों पुनः मैं आपको अगले वीडियो में इसी अध्याय को लेकर के पुनः आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।